हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं और जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है, वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल देखें और पूरा देखें, लास्ट तक देखें। सीबीएसई वालों के लिए कंटेंट बहुत है, नहीं आईसीएसई वालों के लिए कुछ ज़्यादा बना नहीं है। तो आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा होगा इसको देख के। एग्ज़ाम भी उनका आ ही रहा है रिसेंटली अभी। तो बिल्कुल अंत तक बने रहें और सारे क्वेश्चंस को लगाएं, ऐसा ही पैटर्न रहता है आईसीएसई में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन द डायग्राम बिलो व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल टॉप इट exerts a force equal to its weight downwards on the टेबल टॉप but does not move or fall। तो पूछ रहा है इस पे नेम द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल टॉप और दूसरा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एक टेबल दिख रहा है आपको, इस पे ये एक बॉडी रखी हुई है ना, ये रेड बॉक्स से दिखाया मैंने और ये टेबल है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये बॉडी जब इस टेबल पे रखा हुआ है तो ये एक फोर्स लगाता है जो कि बेसिकली इसी के वेट के बराबर है। तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है ऐसे नीचे, है ना, ये रहा इसका वेट mg। अगर हम कह लें बॉडी का मास कुछ m है ना, इसका मास कुछ m है बॉडी का, तो वेट कितना होगा mg, ये आपको पता होगा बिल्कुल, ठीक है। और साथ में कह रहा है बट डज नॉट मूव और फॉल, है ना, लेकिन ये मूव नहीं करता, ये नीचे नहीं गिरता। तो बॉडी पे एक फोर्स भी लग रहा है, नीचे भी नहीं गिर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, फोर्स लग रहा है तो बॉडी को भाई नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स इस पे नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा, है कि नहीं। नेट फोर्स बैलेंस हो जाएगा। जब फोर्सेस बैलेंस्ड होता है, जब फोर्स बैलेंस्ड होता है तो फोर्स बैलेंस होता है तो बॉडी या तो रेस्ट में होता है या यूनिफॉर्म मोशन में, है ना। लेकिन यहां पे कह रहा है कि मूव या फॉल नहीं कर रहा है, तो यहां पे हम रेस्ट वाला सिनेरियो मानेंगे, तो रेस्ट में है ना। तो बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहा है तभी ये रेस्ट में हो सकता है, तभी तभी ये मूव नहीं करेगा, है ना, तभी ये मूव नहीं करेगा या नहीं गिरेगा, है ना, मूव नहीं करेगा या नहीं गिरेगा, तभी ये पॉसिबल है। इसका मतलब जितना फोर्स mg ये नीचे लग रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड का कुछ फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए, तभी ये फोर्स बैलेंस होगा इस बॉडी पे। नहीं, जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर, उतने मैग्नीट्यूड का, तभी नेट फोर्स 0 हो गया बॉडी पे और बॉडी कहीं मूव या कहीं फॉल नहीं करेगा। यही क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है आखिर इस mg को कौन काउंटर कर रहा है, कौन सा फोर्स और लग रहा है। तो पूछा है नेम द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल टॉप। तो बॉडी एक तरह से क्या लगा रहा है इस टेबल पे, क्या लगा रहा है, एक्शन, है ना, क्या लगा रहा है, एक्शन लगा रहा है। ये mg क्या है, एक तरह से एक्शन कह सकते हैं इसको। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग सीखते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बॉडी टेबल पे एक्शन लगाया तो बदले में टेबल इस बॉडी पे रिएक्शन लगाएगा। नहीं, ये टेबल बॉडी पे रिएक्शन लगाएगा, ये रिएक्शन जिसको हम ज्यादा प्रिसाइजली होगा कहना नॉर्मल रिएक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं इसको। तो टेबल जो बॉडी पे फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना, क्या हो जाएगा वो, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये हो जाएगा रिएक्शन, तो हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे वही बात है। तो अब इस बॉडी पे नेट फोर्स और कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो नहीं लग रहा जो इसको मूव कराए, है ना, राइट में या लेफ्ट में। तो नीचे mg लग रहा था उतने ही मैग्नीट्यूड का, ये नॉर्मल रिएक्शन। ये तो होता है थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में ये होता है। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस बॉडी पे और ये मूव या फॉल नहीं करेगा। आगे है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो किधर है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्टिकली अपवर्ड, किधर है, ये है वर्टिकली अपवर्ड्स, है ना, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है।
समझ में आया आपको? तो ये सेकंड का आंसर हो गया, ये वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर लग रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन mg के बिल्कुल अपोजिट। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये हीट का क्वेश्चन आ गया नहीं। ए रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इन 35 मिनट्स, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ वॉट, है ना। तो रेट की बात जब भी आए, है ना, क्या लिखा हुआ है, रेट। रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में बात करना, ये पहले क्लियर होना चाहिए। रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में बात करना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो यहां पे रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन निकालना है, यानी कि हीट एक्सट्रैक्शन पर यूनिट टाइम, है ना। हीट एक्सट्रैक्शन ये अपॉन टाइम, ये हम लोग को निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो हीट एक्सट्रैक्शन निकालना पड़ेगा। टाइम हम लोग को दे रखा है कितना, 35 मिनट, है ना। टाइम कितना दे रखा है, 35 मिनट। टाइम तो मेरे पास है, टाइम कितना है, ये है 35 मिनट्स, ये टाइम दे रखा है। तो हमको हीट एक्सट्रैक्शन पे फोकस करना है और फिर हम लोग इसका रिजल्ट आ जाएगा नहीं। तो चलिए हीट एक्सट्रैक्शन निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या कहानी है, रेफ्रिजरेटर 100 ग्राम वाटर को जो 20 डिग्री सेल्सियस पे है उसको आइस में बदल रहा है -10 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या कहानी है, ये 100 ग्राम वाटर को कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे है, 20 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको बदल रहा है, किस पे बदल रहा है, -10 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। इसको बदल रहा है आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस 35 मिनट्स में, 35 मिनट में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, ये जो वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, इसको जब ठंडा करेंगे, रेफ्रिजरेटर ठंडा करेगा नहीं, तो क्या करेगा, सबसे पहले इसको रेफ्रिजरेटर लेके आएगा पहले कहाँ, 0 डिग्री पे, है ना, 0 डिग्री पे। तो ये 20 डिग्री, ये जो वाटर है ये सबसे पहले क्या बनेगा, ये बनेगा 0 डिग्री वाटर, है ना, 0 डिग्री वाटर, ये पहले यहां पे आएगा। फिर 0 डिग्री वाटर से ये होगा 0 डिग्री आइस, ये पहले वाटर से, वाटर ये यहां पे होगा टेम्परेचर चेंज, है ना, यहां पे टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर चेंज। और 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री फिर आइस होगा, यहां पे टेम्परेचर सेम रह गया, 0 डिग्री से 0 डिग्री, क्या बदला, वाटर से आइस हो गया, यानी कि ये हो गया स्टेट चेंज। ये क्या हो गया, स्टेट चेंज, या इसको कहते हैं फेज चेंज, इसको फेज चेंज भी कहते हैं, है ना, फेज चेंज या स्टेट चेंज। तो 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस होगा पहले। अब यहां से ये 0 डिग्री आइस से ये यहां से टेम्परेचर चेंज होगा -10 डिग्री सेल्सियस पे। तो अब ये -10 डिग्री सेल्सियस आइस पे आएगा 0 डिग्री से, और यहाँ पे फिर से वापस से क्या होगा, टेम्परेचर चेंज, है ना। तो ये सिनेरियो होता है, कभी भी ये स्टेट चेंज का क्वेश्चन आए तो ऐसे प्रोसीड होता है ये। तो पहले वाटर से 20 डिग्री से 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री से 0 डिग्री, क्योंकि वाटर से आइस, फिर आइस से, है ना, ये स्टेट चेंज सेम टेम्परेचर पे होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा, स्टेट चेंज हमेशा सेम टेम्परेचर पे होता है, ये बात को नोट कर लें बिल्कुल, स्टेट चेंज सेम टेम्परेचर पे होता है ना। लेटेंट हीट की कहानी आती है, हीट छुप जाता है, टेम्परेचर राइज नहीं रिफ्लेक्ट होता, है ना, वो स्टेट चेंज में हीट एनर्जी कंज्यूम होता है। और फिर 0 से -10 पे जाएगा तो फिर से वापस से टेम्परेचर चेंज। तो ये टोटल हीट एक्सट्रैक्शन हर एक स्टेप का निकालना पड़ेगा, है ना, इसको मार्क कर दें, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप। तो इसको ये भी कह दें, ये Q1 Q2 Q3 कह देंगे। तो पहले स्टेट में ये Q1 हीट जो लग रहा है एक्सट्रैक्ट हो रहा है बेसिकली, है ना, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है ना, तभी तो वो धीरे धीरे ठंडा होते जाता है, हीट एनर्जी बॉडी से निकाला जाता है ना। कई लोग ऐसे होते हैं, रेफ्रिजरेटर ठंडा हवा फेंकता है, ठंडा हवा नहीं फेंकता है वो, एसी के बारे में भी लोग ऐसा सोचते हैं, ठंडा हवा नहीं फेंकता, वो क्या करता है, उस सराउंडिंग का मतलब जो भी है अंदर, जो भी जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी है, जैसे पानी आप रख रहे हैं वाटर, तो उससे हीट एनर्जी ले लेता है, तो हीट एनर्जी लेके बाहर फेंकता है सराउंडिंग में।
तो हीट एनर्जी पानी से ले लिया तो 20 से 0 पे आ गया, फिर 0 से 0 पे रहा स्टेट चेंज में, और फिर 0 से फिर फर्दर हीट एनर्जी सक किया रेफ्रिजरेटर तो ये -10 पे आया, है ना। तो ये पहले केस में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर चेंज की जब भी बात आए तो हम लोग यूज करते हैं एम सी डेल्टा टी, है ना। कुछ लोग सी यूज करते हैं या और कुछ लोग एम एस डेल्टा टी यूज करते हैं। स्पेसिफिक हीट एस से, कभी सी से, अलग अलग लोग कुछ भी यूज करते हैं ना। तो अब दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, एक ही मतलब है। तो मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 100 ग्राम, है ना, ये 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है, तो स्पेसिफिक हीट वाटर का देखेंगे यहाँ पे, ये दे रखा है 4.2, है ना, 4.2। ठीक है, कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4.2, ये रहा, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, है ना, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना दे रखा है 4.2, ये 4.2। तो इसी को यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 4.2। टेम्परेचर कितना बदला, 20 से आ गए 0 पे, तो 20 माइनस 0, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये डेसिमल हटेगा, ये 0 हटेगा, और ये 10 इंटू 42 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 8400 इतना जूल। तो पहले केस में जब 20 से 0 आएगा तो 8400 जूल हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट होगा, है ना, एक्सट्रैक्ट होगा। आगे चलते हैं, फिर 0 से 0 वाला केस देखते हैं। 0 डिग्री वाटर से 0 डिग्री आइस, यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज चेंज, स्टेट चेंज हो रहा है। उस केस में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, ml, है ना, मास इंटू लेटेंट हीट, मास इंटू लेटेंट हीट, ये यूज करते हैं। तो क्या है लेटेंट हीट दिया हुआ, तो लेटेंट हीट दे रखा है आइस का 336 जूल पर ग्राम, तो इसी को यूज करेंगे। तो ये हो गया, मास कितना है, मास तो 100 ग्राम है, और ये है 336 जूल, है ना, पर ग्राम, और ये ग्राम यहाँ, ये ग्राम कैंसिल होगा, और ये आ गया 33600, ये इतना जूल। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर से क्या हो रहा है, अब 0 डिग्री से -10, फिर से टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर चेंज जैसे आए तो यूज करना है फिर से एम एस डेल्टा टी या एम सी डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज में एम एस डेल्टा टी, है ना, ये डेल्टा टी हम टाइम की तरह लिखे जा रहे हैं, नहीं, इसको थोड़ा सही से इसको टी बना लें, कैपिटल टी, है ना, ये मैकेनिक्स वाला टी लिखने का आदत है, तो इसको थोड़ा सही कर लेना है, ये कैपिटल टी, है ना, ये टेम्परेचर चेंज, ये टेम्परेचर चेंज, है ना, ये कैपिटल टी टेम्परेचर चेंज, है ना, ये कैपिटल टी टेम्परेचर चेंज। ठीक है, अब ठीक है। तो मास ये अगेन 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट, अब यहाँ से ये क्या है, ये वाटर, ये पहले केस में वाटर था, अब यहाँ से ये आइस का चेंज हो रहा है, 0 डिग्री आइस से -10 डिग्री आइस, तो अब यहाँ पे आइस का मास लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो आइस का स्पेसिफिक हीट, है ना, मास नहीं, ये आइस का स्पेसिफिक हीट लेंगे 2.1 दे रखा है क्वेश्चन में, तो आइस का स्पेसिफिक हीट लेंगे 2.1, और चेंज इन टेम्परेचर कितना, 0 से -10, ये इतना। तो ये डेसिमल हटेगा, ये 0 हटेगा, 10 इंटू 21, और ये 0 माइनस -10 + 10, तो ये आ गया 2100 जूल। तो इतना हीट टोटल एक्सट्रैक्ट हुआ, कितना हीट हुआ टोटल एक्सट्रैक्ट, तो ये हुआ Q1 + Q2 + Q3। तो पहले केस में 8400 + 33600 + 2100, तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, ये 2 0 तो सीधा सीधा आ गया, 6 1 7 4 11, और कैरी हो गया 4, 3 2 5 4 9, और 4 हो गया 13, है ना, 3 2 5 6 6 1 7, ठीक है, 6 1 7 सही जा रहा है क्या, टोटल हीट एक्सट्रैक्शन से जा रहा है। तो ये 2 0 तो आ गया ऐसे, 6 4 10 1 11, कैरी 1 है, और ये 8 3 11 2 13, है ना, 1 14 होगा 14 4, कैरी हो गया 1, और 3 1 4, तो 44100 जूल, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हीट एक्सट्रैक्शन तो आ गया टोटल, अब लेकिन रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन पूछा है, तो हीट एक्सट्रैक्शन पर यूनिट टाइम कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये इसको बस कर देना है क्या, 44100 डिवाइड बाय 35 मिनट, और सेकेंड में कर दें 60, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होगा कुछ क्या, और कैंसिल होना चाहिए 7
5 जा 35, 7 6 जा 42, 2 7 3 जा 21, 0। ये और हो जाएगा 5 1 जा 5, 2 6 और ये 6 2 जा 12, 1। तो ये आ गया 21 जूल पर सेकेंड, और इसी को कहते हैं हम लोग वॉट, 21 वॉट। ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। 21 वॉट ये इसका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन ये, तो हीट एक्सट्रैक्शन निकाल के ये टाइम से डिवाइड कर देना है तो वॉट में आ जाएगा। तो बेसिकली पावर ही हो गया ये, नहीं, पावर का यूनिट वॉट होता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो यहाँ पे एनर्जी है, हीट एनर्जी है ना, हीट एक्सट्रैक्शन। तो ये रहा, तो ऐसे काम करना है। टेम्परेचर चेंज, ये बस दिमाग में नोट रखना है क्या बात, कि अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या यूज करना है, ms डेल्टा टी। ठीक है, ms डेल्टा टी। और अगले स्लाइड में बता दें, अगले स्लाइड में, और अगर स्टेट चेंज हो रहा या फेज चेंज हो रहा, टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो ml यूज करना है, मास इनटू लेटेंट हीट। तो टेम्परेचर चेंज में ms डेल्टा टी, और स्टेट चेंज, स्टेट में कहीं कभी लिखा रहता है फेज चेंज, एक ही मतलब है, तो वहां पे ml है ना। यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बदलता, नो टेम्परेचर चेंज, नो टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ml यूज करते हैं। आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो ये एक डायग्राम दिया हुआ है, और PQ एक इलास्टिक स्ट्रिंग है, और उससे 4 पेंडुलम लटका हुआ है, ABCD, है ना। A और C का लेंथ दिख रहा होगा आपको, सेम है, किसका किसका, A का और C का। ये मैंने इसको इक्वलाइज कर दिया, दोनों का लेंथ जो है ये सेम है। BD का अलग है A और C से। तो और क्या दे रखा है, B पेंडुलम का लेंथ जो है D से छोटा है, दिख भी रहा है ना, B छोटा है, सबसे छोटा है ये, और D सबसे बड़ा है। अब क्या बोला जा रहा है कि पेंडुलम A को वाइब्रेशन दिया जा रहा है। किसको वाइब्रेशन दिया जा रहा है, पेंडुलम A को, है ना। यहाँ लिखा है पेंडुलम A इज सेट इनटू अ मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो पेंडुलम A को वाइब्रेशन दिया गया है ना, इसको ऐसे करके वाइब्रेट करा दिया गया, पेंडुलम A को ये ऐसे वाइब्रेशन दिया गया। तो क्या होगा, तो पेंडुलम A की जो एनर्जी है ना, ये जो वाइब्रेशन दिया गया, वाइब्रेशन बेसिकली क्या है, एनर्जी ही तो है ना। ये आप लोग पढ़िएगा आगे जाके 12th में 11th में वेव्स में और डिटेल में थोड़ा। वाइब्रेशन क्या है, एनर्जी ही तो है ना। तो ये जो पेंडुलम वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, ऑसिलेट करना स्टार्ट किया, इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ दिस वाइब्रेशन, एनर्जी ऑफ दिस ऑसिलेशन, ये क्या होगी, ये जो PQ स्ट्रिंग से ये यहाँ बंधा हुआ है, PQ स्ट्रिंग से, और भी बाकी BCD भी बंधा हुआ है, लेकिन हम A को ऑसिलेट किए हैं, वाइब्रेट किए हैं। तो इस A की एनर्जी, इसके वाइब्रेशन, ये जो वाइब्रेट किया गया, ये जो एनर्जी है, ये यहाँ ट्रांसमिट होगी इस PQ में, है ना। ये PQ स्ट्रिंग में ये वाइब्रेशन है ना, ये वाइब्रेशन, ये एनर्जी यहाँ ट्रांसमिट होगी PQ में। तो क्या होगा, ये BCD भी इसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो इस एनर्जी से इसमें भी वाइब्रेशन स्टार्ट होगा BCD में, है ना। BCD पेंडुलम में भी इसी एनर्जी से जो PQ में ट्रांसमिट हुआ A ऑसिलेशन की वजह से, BCD में भी वाइब्रेशन स्टार्ट होगा, इसमें भी ऑसिलेशन स्टार्ट होगा, सिंपल सी बात है। तो अब क्वेश्चन ये है कि नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन टेकिंग प्लेस इन पेंडुलम B और D। B और D पेंडुलम में किस तरह का वाइब्रेशन हो रहा है ये बताना है ना। तो वाइब्रेशन आपने पढ़ रखा होगा 2 तरह का, है ना, 3 तरह का बेसिकली। एक फ्री वाइब्रेशन, है ना, एक फोर्स्ड वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, और एक डैम्ड वाइब्रेशन। नहीं, ये 3 तरह का वाइब्रेशन आपने पढ़ रखा होगा। फ्री वाइब्रेशन होता है जिसमें बॉडी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है। फोर्स्ड वाइब्रेशन, पहले तो डैम्ड समझ लें, ये फ्री वाइब्रेशन जब हो रहा होता है मीडियम में, तो मीडियम में ऑसिलेशन की वजह से एनर्जी लॉस होता है बॉडी का, तो वो ऑसिलेशन धीमे धीमे फिर रुक जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग डैम्ड, डैम्पिंग हो गया। तो डैम्ड ना हो, वो रुके ना, तो हम लोग एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स देते रहते हैं टाइम टू टाइम,
तो वो फोर्स के इन्फ्लुएंस में जब वाइब्रेशन होता है बाहर से, जैसे कोई फ्रेंड आपका झूले पे झूल रहा है, आप उसको बार बार धक्का लगाते रहते हो, है ना, क्योंकि वो रुक जाता है धीरे धीमे, क्योंकि एयर मीडियम आसपास है, एयर मीडियम में वो ऑसिलेशन अपना एनर्जी लूज कर रहा वो बॉडी, है ना, वो वाइब्रेशन का एनर्जी लूज हो रहा, तो धीमे धीमे वो बॉडी रुक जाता है। तो हम लोग ना चाहते हैं कि वो रुके, तो हम लोग एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स देते हैं, उसको कहते हैं फिर फोर्स्ड वाइब्रेशन, है ना, कि फोर्स के इन्फ्लुएंस में वाइब्रेशन हुआ, इसलिए फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, तो फ्री, फोर्स्ड और डैम्प्ड वाइब्रेशन ये पढ़ना होता है वाइब्रेशन में। तो यहां पे पूछ रहा है कि बी और डी में कौन सा वाइब्रेशन है, बी और डी में कौन सा वाइब्रेशन है। ठीक है, तो बी और डी में वाइब्रेशन कैसे स्टार्ट हुआ भाई, ये ए में जो वाइब्रेशन दिए थे उसी का एनर्जी ये पी क्यू में ट्रांसमिट हुआ, बी और डी इसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो ये इसके ऑसिलेशन की वजह से, इसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ बी और डी में, तो ये फोर्स्ड वाइब्रेशन हुआ, है ना। ये कैसा वाइब्रेशन हुआ, फोर्स्ड वाइब्रेशन बी और डी में। बी और डी खुद से ऑसिलेट नहीं कर रहा था अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, है ना, फ्री नहीं था, तो ये खुद से ऑसिलेट नहीं किया, ये बाहर से ये जो एनर्जी ट्रांसमिट हुआ, इससे बी और डी का वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ। तो ये कैसा वाइब्रेशन है, ये है फोर्स्ड वाइब्रेशन, है ना। ये बाहर से जो ए को दिया गया ऑसिलेशन, उसकी वजह से वाइब्रेशन बी और डी में स्टार्ट हुआ, तो ये कैसा है, फोर्स्ड, जबरदस्ती। व्हाट इज द स्टेट ऑफ पेंडुलम सी, है ना, पेंडुलम सी किस स्टेट में है। तो यहां पे थोड़ा हम बात करेंगे डिटेल में कि आपने टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पढ़ रखा होगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ बाय जी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम बाय जी, ये आपने पढ़ रखा होगा। टाइम पीरियड होता है 1/f, रेसिप्रोकल होता है नहीं, और यहां से फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दे 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल। अब यहां से 2 पाई कांस्टेंट है, ये g भी कांस्टेंट है, तो f जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम के। लेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, है ना, ये इनवर्सली है। तो क्या मतलब हुआ, लेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, है ना, लेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यही होता है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहां पे क्या है कि हमको पूछा है सी, पेंडुलम सी किस स्टेट में है। तो यहाँ पे पेंडुलम सी और पेंडुलम ए का लेंथ क्या है, सेम दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल सेम है ना, ए और सी का। तो ए और सी का क्या सेम है, लेंथ सेम है। लेंथ सेम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, है ना, जैसा फ्रीक्वेंसी, जैसा ऑसिलेशन ए में होगा वैसा सी में होगा, है कि नहीं, जैसा ए में होगा वैसा ही सी में होगा, क्योंकि ये सेम है, दोनों का अलग अलग होता तो फिर अलग अलग होता। तो ए और सी का लेंथ तो सेम है बिल्कुल, है ना, ए और सी का लेंथ सेम है, तो लेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, है ना, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, है ना, फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, तो हम ए में ऑसिलेशन दिए थे और ये बीसीडी ऑसिलेट करने लगा है, लेकिन उसमें से सी का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर गया है ए से, है ना, सी का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर गया है ए से। ऐसा सिनेरियो जब होता है कि किसी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, कोई एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में, है ना, तो यहाँ पे सी तो अपने से ऑसिलेट नहीं कर रहा था, ए से ए का ऑसिलेशन दिए तो उसी के एनर्जी से सी का ऑसिलेशन शुरू हुआ है, बी का, डी का, सबका। लेकिन सी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना, सी का नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ये ए का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है तो दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो मैच कर गया है। तो ऐसे सिनेरियो को बोलते हैं रेजोनेंस, है ना, ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज एनॉर्मसली, बहुत ज्यादा हो जाता है एम्पलीट्यूड, बहुत तेज हो जाता है ऑसिलेशन, बड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड होता है, नहीं बिल्कुल बड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड होता है ये जब रेजोनेंस वाला सिनेरियो आता है। तो जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है कोई ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, ये ए जो है यही ड्राइव कर रहा है सबके ऑसिलेशन को, किसी को ऑसिलेशन दिए हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी जब मैच कर रही है इसमें से किसी एक के, किसके साथ मैच कर रही है, सी के साथ, तो क्या होता है, ये रेजोनेंस के कंडीशन में आ जाता है
है ना, रेजोनेंस कहते हैं उसको, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्टेट ऑफ पेंडुलम सी हम लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे, ये इधर लिख देते हैं, ये पेंडुलम सी के स्टेट को कहेंगे स्टेट ऑफ पेंडुलम सी, इसको कहेंगे, ये पेंडुलम सी किस में आ गया, रेजोनेंस में, है ना, ये किस में आ गया, रेजोनेंस में। ठीक है, तो रेजोनेंस एक कंडीशन होता है जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी भी बॉडी का जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स मतलब यहाँ ए वाइब्रेट किया, उसके एनर्जी से सी वाइब्रेट कर रहा है, तो ए के ऑसिलेशन से मतलब ए के फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है सी का, तो इस कंडीशन को बोलते हैं रेजोनेंस, है ना, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बी सी डी ये तीनों ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा ए के ऑसिलेशन की वजह से, लेकिन सबसे ज़्यादा समय तक ऑसिलेट सी करता रहेगा क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। बी और डी ऑसिलेट करेगा लेकिन थोड़ी देर बाद ही रुक जाएगा, थोड़ी देर बाद ही रुक जाएगा, इसका डैम्पिंग हो जाएगा, लेकिन सी का एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है तो ये ज़्यादा समय तक ऑसिलेट करता रहेगा, है ना, बी और डी के मुकाबले। आई होप ये आपको समझ आया होगा। फिर आगे क्वेश्चन है, स्टेट द रीजन फॉर द टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन पेंडुलम बी एंड सी, स्टेट द रीजन फॉर टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन पेंडुलम बी एंड सी। तो बी और सी में किस तरह का वाइब्रेशन हो रहा है ये पूछा है, बी और सी में। तो बी में कैसा वाइब्रेशन हो रहा है, बी में फोर्स्ड वाइब्रेशन हो रहा है ना, ए को ऑसिलेशन दिए हैं, उसी की एनर्जी से वी वाइब्रेट कर रहा है। और सी में भी फोर्स्ड ही है ए के वाइब्रेशन से, लेकिन ये रेजोनेंस में है ना, ये रेजोनेंस में है। तो क्या डिफरेंस है अलग अलग वाइब्रेशन का, तो अलग अलग वाइब्रेशन का ये लॉजिक है कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो बहुत ध्यान से आपको दिखा होगा बी का जो लेंथ है, बी पेंडुलम का, ये कम है ना, ये कम था सी से, है ना, सी का लेंथ ए के लेंथ के बराबर है और ये बी का लेंथ कम है। तो यहां से इनवर्स रिलेशन लगाएं कि बी का लेंथ क्या है, कम, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा, इनवर्स रिलेशन। तो बी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा सी से, सी के मुकाबले बी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा क्योंकि इसका लेंथ कम है ना, जिसका लेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन उसमें ज़्यादा, है ना, यही तो होता है फ्रीक्वेंसी। लेकिन एम्पलीट्यूड कम है इसलिए जल्दी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, रुक जाएगा नहीं। तो बी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है सी के मुकाबले, है ना, बी का क्या ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी सी के मुकाबले, ये यहाँ से दिख रहा है। तो टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन पेंडुलम बी एंड सी, रीजन यही है कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना, सी में रेजोनेंस हुआ, बी का रेजोनेंस नहीं हुआ, है ना, सी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, बी का एम्पलीट्यूड कम है। तो रीजन क्या है कि बी का लेंथ कम है, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है सी से, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है सी के मुकाबले, है ना। तो ये रीजन आपको इसमें लिखना है, ठीक है, ये रीजन आपको लिखना है जो यहाँ पे लिखा कि लेंथ रीजन है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम बी इज लेस देन लेंथ ऑफ पेंडुलम सी, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम बी इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सी, है ना। तो ये वो डिफरेंस पैदा कर रहा है कि वाइब्रेशन कैसा होगा, टाइप ऑफ वाइब्रेशन में यही डिफरेंस ला रहा है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ सी रेजोनेंस है, बी में रेजोनेंस नहीं है। तो आई होप ये आपको पूरा समझ आया है। डिटेल में बात करेंगे हम लोग और आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, इस पे बात करते हैं। ए पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन टू वर्टिकल क्लिप्स, तो दो क्लिफ है, ऐसे बनाते हैं बस सिंपल बात समझने के लिए, ये दो क्लिफ है और एक पर्सन इसके बीच में कहीं है ना, इसके बीच में कहीं है, कहीं बना लेते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, ये पर्सन है और ये 480 मीटर नियरेस्ट क्लिप से है, तो इसको नियरेस्ट मान लेते हैं इसी को, यहाँ से ये कितना दूर है, 480 मीटर, ठीक है, ये कितना है, 480 मीटर। तो अब कह रहा है ही हियर्स द फर्स्ट इको आफ्टर 3 सेकेंड, है ना, यहां से ये कुछ बोला, है ना, यहां से ये कुछ बोला, ठीक है, और इको सुना 3 सेकेंड के बाद और सेकेंड इको सुना 2 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो पहला इको सुना 3 सेकेंड के बाद और दूसरा इको सुना 3 सेकेंड के बाद, तो नियरेस्ट क्लिफ इसी को मान लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं क्या, नियरेस्ट क्लिफ, इसके नज़दीक वाला, ठीक है। तो इधर भी आवाज़ जाएगा, इधर भी आवाज़ जाएगा, इधर से भी इको आएगा, इधर से भी इको आएगा, यही होना चाहिए। तो नियरेस्ट वाले से पहले कहानी समझ लेते हैं क्योंकि नियरेस्ट वाले से डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इको क्या होता है, साउंड यहाँ से जाना और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होके वापस आना, यही तो होता है इको। तो साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 2D,
अगर हम इसके डिस्टेंस को माने यहाँ से यहाँ जो हमको दिया हुआ है 480, ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर हम d डिस्टेंस अभी कह रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 2d। और साउंड का स्पीड ये हमको नहीं दिया हुआ, ये हम लोग अभी निकाल लेंगे, है ना। और टाइम दिया हुआ है कितने सेकेंड बाद आ जाता है उसको इको, 3 सेकेंड के बाद। तो सीधा सीधा लॉजिक लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड तो निकालना है और डिस्टेंस कितना है 2d, है ना, डबल डिस्टेंस आ रहा है, और क्योंकि डबल का टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड, आने जाने का टाइम दिया हुआ है तो आने जाने का डिस्टेंस भी लेना होगा, जाने का d आने का d, क्योंकि दोनों टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड मिला के। कितना डिस्टेंस है दे रखा है 480 और डिवाइड बाई 3, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 320। तो 320 मीटर पर सेकेंड ये साउंड का स्पीड हो जाएगा, है ना, ये साउंड का स्पीड हो जाएगा। ये यहां से हमको समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ अदर क्लिफ फ्रॉम द पर्सन। अब ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला, ये वाला डिस्टेंस पूछा है, ये वाला जो दूर वाला क्लिफ है, जो भी क्लिफ है ये जो दूसरा क्लिफ है, ये सेकेंड क्लिफ है, इससे दूरी क्या है। तो पहला पार्ट का तो आ गया आंसर 320 मीटर पर सेकेंड। तो अब दूसरे क्लिप से पर्सन का दूरी कितना है, तो ये डी निकाल लेंगे। फिर उसी तरह से यहाँ से बोल रहा है तो इधर से भी रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ आवाज गया और फिर आवाज वापस आया, तो फिर वही 2d डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। तो फिर वही 2d डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर से वही लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड तो पता चल गया है d 320, है ना। और डिस्टेंस कितना है, इधर कुछ ले लेते हैं, डिस्टेंस x लेट कर लेते हैं, इधर d लेट किए थे, इधर x लेट कर लेते हैं, है ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2x, जाने का x और आने का x। और टाइम कितना है, टाइम दे रखा है कितना, कह रहा है ही हियर्स द फर्स्ट इको आफ्टर 3 सेकेंड एंड द सेकेंड इको 2 सेकेंड लेटर, है ना। तो पहला इको सुनता है 3 सेकेंड के बाद और दूसरा इको सुनता है 2 सेकेंड के बाद, एंड द सेकेंड इको 2 सेकेंड लेटर। सेकेंड इको जो सुनता है वो 2 सेकेंड बाद सुनता है, 2 सेकेंड बाद। तो 2 सेकेंड बाद सुनता है, तो बोला होगा यहां से, नहीं यहां से ये बोला होगा, तो एक बार उसको आ गया आवाज टकरा के वापस 3 सेकेंड में, है ना। एक वाले क्लिप से, नियरेस्ट वाले से, है ना, जो नजदीक है उससे जल्दी रिफ्लेक्ट होके आया नहीं। और सेकेंड इको जो वो सुना, सेकेंड इको आवाज तो बोला तो एक ही साथ इधर भी आवाज गया इधर भी आवाज गया, दोनों क्लिप की तरफ, है ना। लेकिन पहले क्लिप से उसको आवाज आ गया 3 सेकेंड में, नजदीक था, और दूसरे क्लिप से आवाज आया उसको 2 सेकेंड बाद, मतलब 3 सेकेंड पहले का और 2 सेकेंड और बाद आया, मतलब 5 सेकेंड बाद इसको आवाज आया दूसरे क्लिप से, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 3 सेकेंड पहले का और 2 सेकेंड बाद आवाज आया इसको सेकेंड इको का, तो टोटल 5 सेकेंड हो गया। कितना हो गया 5 सेकेंड, तो टाइम हो गया 5 सेकेंड। तो यहां से x आ जाएगा 320 इंटू 5 बाई 2, तो ये हो गया कितना 2 1 जा 2 और 6 0 5, तो ये हो गया 0 6 30 0 3 5 1 और 3 8। तो ये 800 मीटर ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि क्वाइट ऑब्वियस है, दूरी ज़्यादा है इधर की, ये वाला 800 मीटर हुआ, तभी तो 5 सेकेंड बाद इको इधर से आया, है ना। वो जैसे एक बार बोला तो इधर भी क्लिप से टकराया इधर भी क्लिप से टकराया, लेकिन इधर वाले से जल्दी आ गया 3 सेकेंड में, और इधर वाले से पहले वाले इको से 2 सेकेंड और बाद में आया, मतलब 5 सेकेंड बाद आया, है ना। तो ये लॉजिक यहाँ पे लगाना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। आगे चलते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो किसी भी एक एंड से आप पहले मान लें कि करंट आपका इंटर कर रहा है सर्किट में, है ना। किसी भी सोर्स से, जो भी बैटरी है, वोल्टेज जो भी जहां से है, करंट इंटर कर रहा है। तो चलिए ए से मान लेते हैं, बी से किसी से भी आप मान सकते हैं। तो ए से चलिए मान लेते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाऊं। ए से मान लेते हैं कि यहां से करंट इंटर कर रहा है, ये कुछ आई, है ना, ये करंट कुछ इंटर कर रहा है आई, ठीक है, ये करंट इंटर कर रहा है आई। तो क्या होगा, ये करंट यहाँ जाएगा जाएगा जाएगा, अब यहाँ पे मिला इसको नोड, है ना, यहाँ पे 3 वायर आके ज्वाइंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल गया इसको, यहाँ पे मिल गया नोड। तो
तो जैसे ही नोड मिलेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। कुछ करंट इधर जाएगा I1, कुछ करंट इधर जाएगा I2 और कुछ करंट इधर जाएगा I3। जब करंट डिफरेंट हो जाता है अलग अलग रजिस्टर्स में, जब करंट डिफरेंट हो जाता है, इस बात को नोट करेंगे बिल्कुल, जब करंट डिफरेंट हो जाता है, करंट डिफरेंट, तो वो सारे रजिस्टर्स किसमें होते हैं, पैरेलल में, है ना, पैरेलल में। तो यहाँ 12 ओम में I1, 6 ओम में I2, 4 ओम में I3, तो ये तीनों किसमें हो जाएगा, पैरेलल में। ये 12 ओम, 6 ओम और ये 4 ओम, ये तीनों किसमें हो जाएगा, पैरेलल में, क्योंकि तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है ना। तो किसमें होगा, ये पैरेलल में। तो पहले तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा, 12 ओम, 6 ओम और 4 ओम का। तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, 1/R पैरेलल P लिख लेते हैं इसको, और ये आ जाएगा 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। पैरेलल कॉम्बिनेशन का ऐसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 पढ़ रखा होगा आपने। तो ये एलसीएम आ जाएगा 12, ये 1, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, और ये हो गया 6/12, और ये हो गया हाफ। इसको रेसिप्रोकेट कर दें तो ये आ जाएगा कितना, 2 ओम। ठीक है, 2 ओम। तो ये इसका इक्विवेलेंट आ गया 2 ओम। तो इसका एक और हम इक्विवेलेंट बना दें बात समझने के लिए। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि ये पहले, और यहाँ का जो तीनों था उसका अब एक इक्विवेलेंट हमको मिल गया, और यहाँ पे ये बी वाले एंड का था, है ना। ये क्या क्या था, 2 ओम, 5 ओम और ये वाला भी 2 ओम। तो ये आया है 2 ओम तो पहले था, ये तीनों मिलके अब ये इक्विवेलेंट 5 आ गया है, और ये 2 ओम, है ना। ये बी एंड था और ये ए एंड था। तो अब ये तीनों किसमें हो गया, अब ये तीनों सीरीज में हो गया। नहीं, ये जो करंट जा रहा था आई, अब ये सब में सेम करंट है ना। ये कहीं कोई नोड नहीं है, सब में अब एक ही करंट जा रहा है ना। तो ये अब तीनों किसमें हो गया, सीरीज में। तो अब ये 2 ओम, 5 ओम और 2 ओम, ये किसमें हो गया, सीरीज में, है ना, सीरीज में। कोई करंट चेंज नहीं हो रहा अब कहीं। तो एक इक्विवेलेंट निकालिए तो ये कहानी बनी। तो अब ये सबको सिंपली, सीरीज में क्या होता है, सीधा सीधा जोड़ देना है। तो अब आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 2 ओम प्लस 5 ओम और प्लस 2 ओम, तो ये हो जाएगा 9 ओम, है ना। ये क्या हो जाएगा, 9 ओम। तो सीरीज में है तो सबको सीधा अल्जेब्रिकली ऐड कर देना है सारे रजिस्टर्स को, तो ये सीधा सीधा 9 ओम आ गया, है ना। तो करंट बढ़ रहा है तो पैरेलल में, करंट सेम है तो सीरीज में। ये हैक है जो ध्यान रखना है, करंट सेम है तो सीरीज में, करंट डिफरेंट है तो पैरेलल में, है ना। ठीक है, ये तरीका ध्यान रखना है। नोड पकड़ना है, क्या कहीं ज्वाइंट है, नोड है क्या, क्या कहीं करंट बढ़ रहा है क्या, करंट अलग अलग हो रहा है क्या। करंट सेम है तो कोई चेंज नहीं करना, सीरीज में कर देना है। करंट बदल रहा है, अलग अलग रजिस्टर से अलग अलग करंट है, तो वो सारा रजिस्टर्स पैरेलल में होगा। ये लॉजिक ध्यान रखना है ना, ये लॉजिक ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो राजन exerts a force of 150 Newton in pulling a cart at a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द पावर। तो फोर्स कितना लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है 150 न्यूटन का, है ना, 150 न्यूटन का, और स्पीड कितना है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पावर निकालना है। पावर क्या होता है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, वो वर्क कितने कितने कम टाइम में हो रहा है, कितने ज़्यादा टाइम में हो रहा है, यही पावर बताता है। अगर कम टाइम में वर्क हो रहा है तो ज़्यादा पावर है, ज़्यादा टाइम ले रहा है वर्क करने के लिए तो कम पावर है। तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। तो वर्क को हम लोग लिखते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो, और ये टाइम। अब ये एस बाई टी ये क्या होता है, वेलोसिटी, है ना, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी। तो ये फोर्स 150 और वेलोसिटी कितना है 10, तो ये हो गया 1500 ये वॉट हो जाएगा। तो पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, ये आप डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हैं, है ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, ये आपको डायरेक्टली भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो ये कह रहा है ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन क्या होता है? तो वैसे वाइब्रेशन को फ्री वाइब्रेशन कहते हैं जिसमें बॉडी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है ना। फ्री वाइब्रेशन ये क्या है? फ्री वाइब्रेशन, इसमें बॉडी जो है वैसा वाइब्रेशन जिसमें बॉडी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है या ऑसिलेट करती है ना, वाइब्रेट करती है। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि ये अगर मान लीजिए ये पेंडुलम है और इसको आपने ऑसिलेट करा दिया है ना, इसको आपने यहाँ तक ला दिया, यहाँ तक ला के छोड़ दिया, तो ये क्या होगा? ये सीधा सीधा ये ऐसे करके ऑसिलेट करने लगेगा, है ना, ये ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट कर रहा है अपने आप खुद से, कोई बाहर से फोर्स नहीं दिए, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ना। अगर इसको बाहर से फोर्स देके ऑसिलेट कराएं तो फिर वो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। तो ये बस इसको एक्सट्रीम तक लाके छोड़ दिए और ये अपने ऑसिलेट कर रहा है, तो जो जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा वही उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। और ऐसे वाइब्रेशन को फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बॉडी वाइब्रेट करती है तो वैसे वाइब्रेशन को क्या कहते हैं? फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, फ्री वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन जब भी होता है, जब भी बॉडी में फ्री वाइब्रेशन होता है तो क्या बोलते हैं उसमें? एनर्जी का लॉस नहीं होता, है ना। फ्री वाइब्रेशन में एनर्जी का लॉस नहीं होता, है ना। एनर्जी डिसिपेट नहीं होता, एनर्जी डिसिपेट नहीं होता है कंटिन्यूअसली, एनर्जी डिसिपेट नहीं होता। एनर्जी डिसिपेट नहीं होता तो बॉडी के एम्पलीट्यूड में कोई गिरावट नहीं आती, है ना। मतलब जैसे आप झूले पे अपने दोस्त को बिठा के झूला दो और छोड़ दो तो धीरे धीरे झूला रुक जाता है ना। एम्पलीट्यूड झूला का कम होते जाता है, वो कम दूर जाता है फिर धीरे धीरे, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता फ्री वाइब्रेशन में, एम्पलीट्यूड वही बना रहता है। मतलब आप पेंडुलम है और उसको यहाँ पे ला दिए, पेंडुलम को यहाँ पे, है ना, और इसको फिर छोड़ दिए तो ये हर बार यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से वापस मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, फिर एक्सट्रीम से मीन पे, फिर मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा। तो हर एक बार इसका एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स रहेगा, है ना, सेम रहेगा। एम्पलीट्यूड नहीं कम होगा, जितनी दूर जा रहा था शुरू से उतनी दूर हर बार जाएगा, है ना। इससे ऐसे वाइब्रेशन को फ्री वाइब्रेशन कहते हैं। एम्पलीट्यूड में कोई डिक्रीमेंट नहीं आएगा, एम्पलीट्यूड डिके नहीं करेगा, है ना। नो डिके एम्पलीट्यूड में, ये फ्री वाइब्रेशन है। डिके होता है डैम्ड में, जहां पे एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन ये सिनेरियो तभी पॉसिबल है जब वैक्यूम हो, आसपास हवा नहीं हो। मीडियम होगा तो उसमें फिर एनर्जी का लॉस होगा, वो ड्रैग फोर्स आएगा मीडियम का, वो थोड़ा एनर्जी खा जाएगा सिस्टम का, नहीं वाइब्रेशन का। तो वैक्यूम होना चाहिए, आसपास मीडियम नहीं होना चाहिए। मीडियम में ड्रैग फोर्स होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो वो एनर्जी थोड़ा कंज्यूम कर लेगा, एम्पलीट्यूड फिर घट जाएगा धीरे धीरे और इवेंचुअली रुक जाएगा। तो वैक्यूम होना चाहिए, है ना, वैक्यूम होना चाहिए। तो इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ये तो आगे का क्वेश्चन है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट कुछ नहीं करना है, बस ये डिस्प्लेसमेंट है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम, है ना। और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये प्लस ए और ये माइनस ए। तो ये यहाँ से ऐसे वाइब्रेट करके ये ऑसिलेट करना जो स्टार्ट किया, है ना, ये एम्पलीट्यूड देखिए हमेशा सेम जा रहा है, एम्पलीट्यूड में कोई डिक्रीमेंट नहीं है ना। ये ऐसा ग्राफ बनाना है इसमें, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनाना है, हमेशा एम्पलीट्यूड सेम है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी नहीं, एम्पलीट्यूड में कोई गिरावट नहीं है, एम्पलीट्यूड में कोई डिके नहीं है, हमेशा सेम है। तो ये ग्राफ होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसा वाइब्रेशन कहाँ होगा? सेकंड क्वेश्चन यही है, वेयर कैन ए बॉडी एग्जीक्यूट फ्री वाइब्रेशन? तो ये वैक्यूम में पॉसिबल है ना।
ये वैक्यूम में पॉसिबल है, जहाँ पे कोई मीडियम ना हो, है ना, नो मीडियम। क्योंकि मीडियम होगा तो फिर डैम्पिंग होगा, एनर्जी लॉस होगा और एम्पलीट्यूड घटेगा, जो नहीं होना चाहिए। तो आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं, फिर अभी और आगे करते रहेंगे। फॉलो करते रहिए, चैनल को देखते रहिए, फ़ायदा होगा अभी अपकमिंग एग्जाम में। ठीक है।